प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु जी को पढ़ेंगे। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना जिला पूर्णिया अब अररिया बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास है, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप कहानी संग्रह है, ऋण जन धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण है, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है तथा रेणु रचनावली 5 खंडों में संग्रह है। इनका निधन 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में हो गया था। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों और संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रहा तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। भाई, आंचलिक उपन्यास होता क्या है? तो आंचल यानी एक विशेष क्षेत्र, जिस क्षेत्र में लेखक या लेखिका रहते हैं, उस क्षेत्र की बात, उस क्षेत्र की भाषा की वाणी उनके लेखन में दिखाई देती है। तो जो उपन्यास आंचलिक भाषा में हो और आंचलिक यानी एक क्षेत्र विशेष की बात उसमें कही गई हो, उसे हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। आंचलिक उपन्यास को आगे बढ़ाने का काम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही किया गया। इसलिए आंचलिक उपन्यास के सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यासकार हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु ही हैं, हम यह कह सकते हैं। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। मतलब गांव की भाषा और गांव का रूप रंग हमें आंचलिक उपन्यास में दिखाई देता है। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। यानी उस क्षेत्र विशेष को ही नायक इन्होंने अपनी रचना के आधार पर बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। कच्चे और अनगढ़ रूप में मतलब अपने मूल रूप में ही आता है। इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। अब यहाँ जो पाठ दिया गया है उसके बारे में चर्चा हो जाए। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है।
रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु ऐसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, मतलब पूर्व पर पश्चिम के हावी होने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देता है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवान जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। तो ये पाठ बड़ा ही दिलचस्प है, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और जिज्ञासा को भी बनाए रखता है। पाठ के बारे में चर्चा अगले वीडियो में होगी। तब तक धन्यवाद।